नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंडेड लाइफ स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी पे हमारा अध्ययन चल रहा है और 425 क्वेश्चन तक हमारा डिस्कशन चल चुका है। जिसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे तो शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला एक बार फिर से लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसका शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि कलपुंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर सिक्किम में? तो कलपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए कि कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर सिक्किम में? ये सिक्के लिख गया है दोस्तों, ये सिक्किम होगा। क्या होगा? ये सिक्किम होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिक्किम होगा। आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्या है, कलपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों, कलपुंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? खपोली, पाईकारा, मेटूर और सिद्राबाग। तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है वो कौन सा है? वो है सिद्राबाग। कौन सा है दोस्तों? सिद्राबाग। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम सिद्राबाग की बात करें दोस्तों, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना सिद्रपोंग यानी कि सिद्राबाग यानी दार्जिलिंग के निकट स्थापित किया गया। कब किया गया था? ये किया गया था 10 नवंबर को, और सन क्या था? 1897। ठीक है दोस्तों। और इस परियोजना को बरबतिया, कोतवाली और हॉस्पिटल जौहरी नदी से जल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी, शारदा नदी, गंगा नदी या फिर रामगंगा नदी? तो दोस्तों, कालागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 125.6 मीटर की। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 625.8 मीटर। ठीक, तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है रामगंगा नदी पर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर या फिर व्यास नदी पर? तो दोस्तों, पोंग बांध की अगर हम बात करें कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर बनाया गया है। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है व्यास नदी पर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, मन मानसी नदी पर, या लोग उसको मनसी नदी कहते हैं, पार्वती नदी पर या फिर खरी नदी पर? ठीक है, तो मेजा बांध का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के कोठारी नदी पर हुआ है। और इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा ज़िले से होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ी के पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में गंगा नदी पर निर्मित किया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी पुल है और इसे औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1982 में खोला गया था। तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब। तो दोस्तों, भारत पाक बलिहार परियोजना जो स्थित है वो चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाकाली संधि निम्नलिखित में भारत और किस देश के बीच है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? तो महाकाली संधि जिन भारत और जिस देश के बीच में है दोस्तों वो कौन सा देश है? वो पड़ता है नेपाल। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। मीठे पानी की कालसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में?
दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि यूपीएससी प्रश्नों के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। मीठे पानी की कालसर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों कालसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि ज्वारी ऊर्जा उत्पादन, कृषि, पीने योग्य एवं औद्योगिक प्रयोग में आने वाले जल के लिए एक विशाल जलाशय की स्थापना हो। तो मीठे पानी की कलसर परियोजना कहाँ भी स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो दोस्तों तीस्ता कहाँ है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना दोस्तों वो स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और शरावती परियोजना। तो दोस्तों जिस नदी घाटी परियोजनाओं में से एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है वो कौन सी नदी घाटी परियोजना है? वो चंबल घाटी परियोजना है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? बताइए किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको ये आंसर बताने हैं दोस्तों। फटाफट से आंसर दीजिए कि सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बात समझ आ गई? सुइल नदी क्या है कि सुइल नदी परियोजना किस राज्य में? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। फटाफट से आंसर दीजिए। सुइल की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है, बात समझ आ रही है? सुइल बताइए, सुइल नदी परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और अबुल कलाम आज़ाद। किसने सरकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के 6वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली आर्थिक विकास का विरोध किया। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल ना हो सके। चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? चरण सिंह। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविक उपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। बताइए भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो दोस्तों भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। धारणी कृषि का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मांगों के अंतर्गत कृषि निर्यात और आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, कृषि प्रयोग के लिए प्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लेना। तो धारणी कृषि का क्या अर्थ होता है आपको ये देना? तो दोस्तों धारणी कृषि का जो अर्थ होता है वो होता है पर्यावरण को असूक्ष्म यानी कि स्वच्छ रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? मिश्रित कृषि से सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं सात खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। तो मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक साथ कई कृषि को करना यानी कि कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। तो ये क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल कौन सी होती है? लोबिया, ढेंचा, मूंगो सनई। तो नई सुधारी गई ऊसर भूमि में जो हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल होती है वो होती है ढेंचा। कौन सी होती है दोस्तों?
ढेंचा होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है केरल तट पर, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना और विदर्भ में। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है तमिलनाडु तट में। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु तट में पाया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? बताइए। है भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? बताइए। चालू जोतों का सबसे बड़ा, ठीक है, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? आपके ऑप्शन फिर मैं बता देता हूँ। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला चल रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, बताइए दोस्तों किस राज्य में है? आपको उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की चलते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? चलिए फटाफट से बताइए, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। चलिए बताइए। हरित क्रांति यानी इंद्रधनुषी क्रांति की बात की जा रही है दोस्तों। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध होता है दोस्तों, ये सभी प्रकार की क्रांति से संबंधित होता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरियाली एक नई योजना है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए या फिर गोचर भूमि के विकास के लिए। तो हरियाणी एक नई योजना है दोस्तों जो कि बंजर भूमि के विकास के लिए की जाती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगर हम हरियाली योजना की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ आपकी क्रांति दिया है और एक तरफ संबंधित कृषि दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए। गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो फटाफट से इसका आंसर देते हुए आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो गोल्डन फाइबर की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, गोल्डन फाइबर, चलिए बताइए गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? सिल्वर का संबंध, देखिए सिल्वर की कपास से हो गई दोस्तों। आइए देखते हैं। सिल्वर का कपास हो गया। पीली क्रांति सरसों से हो गई दोस्तों। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध सरसों हो गया। कृष्ण क्रांति का संबंध क्रूड ऑयल से हो गया। ठीक है, गोल्डन फाइबर का संबंध जूट से होता है दोस्तों। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पे ए पे दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही कूट का क्या करना है? चयन करना है। तो बोर्ड दिया हो और वो बोर्ड कहाँ स्थित है आपको ये बताना है दोस्तों। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। रबड़ बोर्ड कहाँ स्थित है, चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देते हुए आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। लेकिन आप लोग से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और फटाफट से इसका आंसर दें। चलिए बताइए, कॉफ़ी बोर्ड की बात की जा रही है। बताइए दोस्तों, कॉफ़ी बोर्ड बताइए। देखिए आप लोग जवाब नहीं देंगे तो दोस्तों हमको भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगी। कॉफ़ी बोर्ड किस राज्य में है? तो दोस्तों कॉफ़ी बोर्ड का संबंध बेंगलोर से है। ठीक है, और रबड़ बोर्ड की बात करें दोस्तों तो रबड़ बोर्ड किस राज्य में है?
तो दोस्तों ये केरल राज्य में है, ठीक है, यानी कोट्टायम। तो रबड़ बोर्ड कहाँ हो गया? कोट्टायम में हो गया आपका। चाय बोर्ड कलकत्ता में हो गया दोस्तों, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर हो गया। तो 1 3 4 2, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछली तकनीकी, उपरोक्त सभी। तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, बताइए। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछली तकनीक और उत्पादकता सभी। फटाफट से देखिए आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग आंसर नहीं देंगे तो देखिए अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए। आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, फिर तिलहन के उत्पादन में। तो हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव किस पे महसूस किए गए हैं? आपको ये आंसर बताना है। तो दोस्तों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है गेहूं के उत्पादन में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं, बताइए। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर ताप। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। पूरी फसल अवधि में कुल गर्म और शुष्क जलवायु। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। चावल की कृषि की बात की जाए, चावल की खेती के लिए, बात समझ में आ रही है? बताइए, चावल की खेती की बात की जा रही है दोस्तों। बताइए आंसर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है हमको, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं, चावल, मकई और दलहन। तो प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों? प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं, चावल, मकई और दलहन। तो दोस्तों प्रमुख खाद्य फसल, ठीक है, उसमें कौन सा ऑप्शन क्या होंगे आपके? नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। प्रमुख खाद्य फसल नहीं है, ठीक है, प्रमुख खाद्य फसल नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके आंसर दोस्तों? ये हो जाएगा मकई। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए? केरल तथा तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिंधु गंगा का मैदान। बताइए। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? माफ़ कीजिएगा। निम्नलिखित में से आपको यही बताना है कि भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम क्या है? केरल, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु नदी, सिंधु गंगा का मैदान। बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। तो दोस्तों अगर चावल की किस्म की बात की जाए तो हंसा,
जमा और पद्मा चावल की किस्में हैं, लेकिन ज्वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, ज्वाला चावल की किस्में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरी शैवाल, राइबोजियम, कवक, मूलक कवक, एजोवेक्टर। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है वो होता है नीलहरित शैवाल। कौन सा होता है? नीलहरित शैवाल। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम, मुंबई। तो भारतीय चावल शोध संस्थान जो स्थित है वो कटक में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है रतनाम, खंडवा, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, सजापुर, धार, झाबुआ। तो दोस्तों सफ़ेद कपास की खेती का कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है वो है उज्जैन और शाजापुर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिमी पश्चिमी भारत, पश्चिमी दक्षिण भारत, उत्तरी भारत के मैदान। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है वो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। शक्कर की बात की जा रही है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो शक्कर का प्याला कहा जाता है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, और बताइए, अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, ठीक है, या फिर पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधा पड़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए। बताइए। तो दोस्तों आंसर क्या होगा कि गन्ने में शर्करा की मात्रा तब घट जाती है जब पकने की अवधि में पाला गिर जाता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन अनाजों के दानों का उत्पादक है? ओटमील, सेगो, जोया फ्लोर और अराटोट। अरारोट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये अरारोट लिखा हुआ है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। आपके आंसर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अनाजों के दानों का उत्पादक है? ठीक है दोस्तों, अनाजों के दानों का, तो ये हो जाएगा दोस्तों ओट मील। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूँ, मूंगफली। तो ये मूंगफली। कौन सा है दोस्तों? मूंगफली है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो ये सूर्यमुखी है दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। तो भारत में रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जो भारत के कुल उत्पादन लगभग 42% है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो भारत का रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? केरल। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है?
चावल, चाय, तिलहन, दाल। भारत किस चीज़ में सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं? तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका चाय। बस समझा ये, तो ये उत्पादक और उपभोक्ता है वो कौन सा हो जाएगा चाय। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में लगभग एक तिहाई गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो भारत में लगभग की बात की जा रही है कि बैलों की संख्या किन 3 राज्यों में पाई जाती है, वो आपके राज्यों के नाम बताने हैं दोस्तों। तो फटाफट से उसका आंसर दीजिए दोस्तों, किन 3 राज्यों में पाई जाती है। तो ये आपके मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाय की जो नस्लें अधिक दूध देती है वो कौन सी है? गंगातीरी, हरियाणी, साहिवाल या थारपाकर। तो गाय की जो नस्लें अधिक दूध देती है वो कौन सी है? साहिवाल। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, केसर का वाणिज्यिक कर उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल। केसर की बात की जा रही है दोस्तों, बताइए फटाफट से। केसर का वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? केसर, ठीक है दोस्तों, केसर बताइए। तो ये होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, खदान, दूध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये डेयरी क्षेत्र को ध्यान दिया है, दूध उत्पादन एवं वितरण दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो ये इसका सही उत्तर क्या है? कानपुर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें क्या दिया है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन और सोडियम। बताइए दलहनी फसल के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बताइए। क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन और सोडियम। कौन सा तत्व आवश्यक है आपको ये बताना है दोस्तों। फटाफट से आंसर का जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सा तत्व आवश्यक है? जल्दी बताइए, कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये इससे दोनों कोबाल्ट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ज़्यादा जल्दी को शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ कि मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी राह पर चलते हुए आपको कड़ी मेहनत करनी है। जितना आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना आप अपने लक्ष्य के करीब होते जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।